हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम आलोक धनवाजी की कविता पतंग का सह-प्रसंग व्याख्या करेंगे। पतंग कविता आलोक धनवाजी का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है का तीसरा भाग है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो पतंग कविता एक लंबी कविता है। पतंग कविता में जो आलोक धनवाजी हैं उन्होंने मुख्यतः शरद ऋतु के आगमन के बारे में, पतंग की विशेषता के बारे में, पतंग उड़ाते हुए बच्चों की क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में, साथ ही साथ बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। तो आइए हम बात करते हैं पतंग कविता के बारे में। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया है। अब इसकी पंक्तियां देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि जो भादो ऋतु है वो चली गई है और एक नया सवेरा हो गया है। सवेरा कैसा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जिस तरह से खरगोश की आंखें लाल होती हैं और दूर से ही वो चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसी तरह भादों के बाद जो सवेरा हुआ है वो चमकीला है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। भादों के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। तो कवि क्या कहता है कि जो शरद ऋतु है वो पुलों को, अर्थात जो पीछे की ऋतु है भादों को पार करके आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ पर कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जो शरद ऋतु है वो अपनी नई और चमकीली साइकिल पर तेजी से आ रही है, घंटी बजा रही है जोर जोर से, साथ ही इशारे कर रही है। कैसे इशारे? कि जिससे बच्चों का जो समूह है पतंग उड़ाने वाला वो आ जाए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। साथ ही साथ अपने चमकीले इशारों से शरद ऋतु ने आकाश को इतना मुलायम अर्थात कोमल कर दिया है कि जो उसकी धूप है वो चुभने वाली नहीं है, जिससे पतंग जो है ऊपर उड़ सके यानी कि ऊंचाई में जा सके। इसके बाद दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इन पंक्तियों में कवि ने जो पतंग है उसकी विशेषता बताई है कि जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे पतला कागज है, बांस की सबसे पतली कमानी होती है जो पतंग के ऊपर, ये जैसे पतंग है और यहाँ पे ये छड़ी लगी होती है,
इसको हम बोलते हैं कमानी। तो यहाँ क्या कह रहा है कवि कि जो बांस की सबसे पतली कमानी है उड़ सके, और जैसे ही पतंग उड़ेगा ऊंचाई को छुएगा, उसके साथ जो रंग बिरंगे बच्चे हैं उनको क्या कहता है कवि, तितली, वो सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगेंगे और खुश हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको पंक्तियाँ बताई हैं, इसमें जो भादो है वो तो अंधकार का प्रतीक है, और जो शरद है वो प्रकाश का प्रतीक है। आगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इसमें प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया है। कवि जो है बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण करते हुए बताते हैं कि जो बच्चे हैं जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। यहाँ जो कपास शब्द आया है वो कोमलता का प्रतीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें कवि कहते हैं बच्चों की कोमलता को छूने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात जब बच्चे पतंग को उड़ाते हैं तो उनको कोई भी सूझबूझ नहीं होती, वो बेसुध रहते हैं, और छतों को भी नरम बनाते हुए जो उनके पैर हैं वो कपास की भांति मुलायम होते हैं, और पतंग को उड़ाते हुए जब वो इधर उधर भागते हैं तो छतों को भी नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। तो इसमें कवि कह रहा है कि जब वो बेसुध होकर छतों को कोमल बनाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं तो दिशाओं को वो क्या कर रही हैं, एक मृदंग, एक तबले की तरह बजा रही हैं, ऐसा प्रतीक होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वे प्राय पेड़ की शाखा की तरह कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए से अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़े आते हैं। आगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इसमें प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और क्रियाकलापों का सजीव चित्रण किया है। इसमें कवि कहते हैं कि जो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब बच्चे बेसुध होकर छतों पर चढ़ के पतंग उड़ाते हैं उस समय उनको गिरने से कौन बचाता है,
उनका जो शरीर का संगीत है, रोमांचित जो संगीत है वह बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जब उनका पतंग मुलायम आकाश में अर्थात कोमल आकाश में ऊपर उठता चलता है तो वह धागे के सहारे ही उनको बचाए हुए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जिस तरह एक पतंग को एक पतली रस्सी उड़ा रही है, उसी तरह पतंग के साथ साथ वे बच्चे भी उड़ रहे हैं अर्थात खुश हो रहे हैं। किसके सहारे? अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होते हैं जो अपने शरीर में रोंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र। आगे है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से अवतरित किया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं। इसमें कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं तथा उनके भागों का चित्रण किया है। इसमें कवि कहते हैं कि वैसे तो जो बच्चे हैं हर एक खतरे से अपने आप को बचा रहे हैं अर्थात हर खतरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, लेकिन फिर भी अगर वो छतों के जो छोटे छोटे किनारे हैं उनसे गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो फिर वो निडर होकर यानी कि बिना डर के सूरज के सामने आते हैं अर्थात उनमें जो है हिम्मत आ जाती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। जब वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर के भी बच जाते हैं तो उनके लिए पृथ्वी जो है और भी तेज घूमती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इच्छा है और जो जिज्ञासा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके बेचैन पैरों के पास जब वो छत पर इधर से उधर घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है और भी तेज घूमती हुई नजर आ रही है उनके पैरों के पास। यदि हम इस कविता का काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें तो इस कविता में मुख्यतः मानवीकरण किया गया है, साथ ही साथ बच्चों की चेष्टाओं का सजीव वर्णन हुआ है। भाषा सहज, सरल एवं सरस है। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अलंकार की बात करें तो इस कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, स्वभावोक्ति अलंकारों की छटा है। प्रसाद गुण एवं अभिधा शब्द शक्ति है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।